Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी नोट सेट 2023 के रिगार्डिंग जो अपन एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं उसके आज सेकंड क्लास है। तो सेम पैटर्न रहेगा अपना, प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट कुछ 5 से 6 सालों के जो भी एमसीक्यूज एम्स ने बन लिए हैं अब तक एग्जाम में, तो उन एमसीक्यूज को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनको एम्स टॉपिक इंपॉर्टेंट मानता है उन्हीं में से एमसीक्यूज बनाता है। तो अपन जो है वो इसके साथ साथ अपन एज ए थोड़ा बहुत अपन सिलेबस को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे और साथ साथ में टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस भी हम सोल्व करते जाएंगे। तो ये अपना पैटर्न रहता है। वो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं हम अपनी RNCC के ऑफिशियल ऐप पे, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हमने 120 टेस्ट हैं जो एम्स नोटसेट के लिए बनाए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्राइस भी हमने उनकी एकदम अफोर्डेबल रखी है, तो जो भी स्टूडेंट हो विलिंग हो उनकी, तो वो उनको बाय कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकता है। क्योंकि एम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ट्यूशन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है थियरी के साथ साथ में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यहाँ पे आपको पूछा है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है? सोडियम नाइट्रोसोप्राइड, एटेनॉल, एम्लोडिपिन या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन। कौन सी ड्रग को हम ड्रग ऑफ चॉइस मानेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में? क्या आंसर करेक्ट रहेगा इसका? तो देखिए, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एक प्रकार की क्या होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? मोर देन या फिर इक्वल टू 180 बाई 120 mm ऑफ Hg तक। ठीक है, तो ये वाला अगर ब्लड प्रेशर किसी भी पर्सन में आता है तो एक प्रकार से ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट भी होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या कोज करवा सकता है? ऑर्गन फेलियर एंड डेथ भी कोज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानेंगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों है? क्योंकि ये कैसे एक्ट करती है? वेजोडाइलेटर का एक्ट एज वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर की तरह ये क्यों काम करती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वर्क करता है वेजोडाइलेटर के जरिए। तो ये कौन से ग्रुप की ड्रग हो गई? ग्रुप कौन सा रहेगा इस ड्रग का? नाइट्रेट ग्रुप की ड्रग होती है ये। कौन सी? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कैसा एक्शन रहता है इसका? वेजोडाइलेटर एक्शन रहता है। अब देखिए, एग्जाम के अंदर एक बार इसकी डोज भी पूछी जा चुकी है कि किस तरह हमें काम में लेना है। ठीक है, 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से क्या करना है, हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है। रूट क्या रहेगा इसका? आईवी। हम इसको मोस्ट प्रोबेबली अपन मोस्ट कॉमन आईवी हम काम में लेते हैं, इंट्रावेनस रूट से अपन काम में लेते हैं। और ये कितना हम डोज बढ़ा सकते हैं? 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक जो है अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 0.3 टू 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से हमें क्या करना है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देना होता है। क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, काफी एकदम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन है। यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो इसको इमीडिएट ट्रीट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये नहीं किया तो क्या कर सकता है, ऑर्गन फेलियर कोज करवा सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग कोज करवा सकता है और पर्सन की डेथ भी करा सकता है। इसलिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट क्या एमसीक्यू बन सकता है इससे? ये एक प्रकार की शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर इसका प्रॉपर यूज हो जाता है इस ड्रग का। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है ये कंडीशन, तो यहाँ पे इमीडिएटली ये देनी होती है। नेक्स्ट देखिए,
एटेनोल, तो एटेनोलोन क्या करती है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये पूछा हुआ एमसीक्यू है, तो ये है कौन सी, बेटा ब्लॉकर। नेक्स्ट एम्लोडिपिन, तो एम्लोडिपिन क्या है, एमसीक्यू बनता है। देखिए आपको क्या करना है, कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड इसकी मेडिसिन के अंदर जो ड्रग काम में आती है वो सब ड्रग पढ़नी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एम्लोडिपिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग होती है। ठीक है, यूज्ड इन प्राइमरी हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट में प्राइमरी हाइपरटेंशन वाली स्टेज आती है तो इसको हम यूज में क्या लेते हैं, एम्लोडिपिन, क्योंकि ये किस कैटेगरी ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में इनमें काम आती है, इसलिए इनको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसकी भी देखिए डोज आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू बन सकता है। इसकी डोज 2.5 टू 5 mg सिंगल डोज जो है अपन प्राइमरी हाइपरटेंशन में इसको अपन देते हैं ओरली। ठीक है, ओरली हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, ये इसकी किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस वाले केसेस के अंदर देते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, नाइट्रेट ग्रुप की ड्रग होती है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है हार्ट की, तो उसके लिए यहाँ पे क्या, ये भी क्या करती है, वेजोडाइलेटर का काम करती है, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से ठीक करवा देती है। और इसको रूट के बारे में एमसीक्यू बनता है, तो कैसे देते हैं, सबलिंगुअली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, क्लीनिंग ऑफ आईज हैज टू बी डन फ्रॉम। ठीक है, आई की क्लीनिंग किस तरह करनी होती है, एमसीक्यू पूछा गया था आपके एम्स में। आउटर टू इनर कैंथस में, देखिए इनर टू आउटर कैंथस में, या फिर अपर टू लोअर कैंथस, या फिर लोअर टू अपर कैंथस। ठीक है, देखिए कैंथस क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, हमारी आई है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट क्या है इसका, इनर कैंथस, ये वाला क्या है, आउटर कैंथस, एंड ये वाला हमारा प्यूपिल्स वगैरह, कोर्निया वगैरह। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्लीनिंग ऑफ आई हैज टू बी डन फ्रॉम, किस तरह हमें आई की क्लीनिंग करनी है, अगर आई के अंदर कुछ भी स्प्लेसेस हुआ है या फिर कुछ भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल चला गया है, तो उसका क्लीन करना है, तो कैसे करना है। तो क्लीन कैसे करोगे आप, हमेशा सबसे पहले आई को क्या करोगे, पेशेंट को आप क्या बोलोगे, क्लोज करो। क्लोज के बाद में आपको क्या करना है, स्वैब आपको कलेक्ट करना है। स्वैब को आप कलेक्ट करने के बाद में उसको किस में डिप करोगे, एनस में। ठीक है, नॉर्मल सलाइन में, क्योंकि हॉस्पिटल में आया तो आपके पास में नॉर्मल सलाइन रहता है, तो एनस में डिप करते हुए आपको क्या करना है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की साइड में हमें क्या करना है, इसको क्लीनिंग करते हुए हमें आगे फॉरवर्ड होना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, इनर टू आउटर कैंथस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, गाउट इज ए कंडीशन दैट अकर बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ। ठीक है, गाउट की जो डिजीज कंडीशन है वो किस वजह से एक्यूमुलेशन होती है, किस वजह से गाउट बढ़ता है, होता है किसी पेशेंट को, अमोनिया की वजह से, क्रेटिनिन की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से, या फिर बिलीरुबिन की वजह से। गाउट कैसे होता है, तो देखिए गाउट क्या होता है, सबसे पहले अपन गाउट के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। गाउट इज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। तो जो पेशेंट्स प्यूरिन रिच डाइट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो पेशेंट प्यूरिन रिच डाइट कंज्यूम करते हैं, तो इनमें क्या होता है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या बनता है, यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस
इन पर्सन्स में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड डिपॉजिट इन जॉइंट्स इनटू क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। तो आगे जाके ये क्या बनाता है, टॉफी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉफी। तो इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग आती है ग्रेटर टो के अंदर सबसे पहले। तो जब सपोज एक बात है, ये हमारे पास में क्या है, एक जार है और जार के अंदर क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे, सबसे पहले वो कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, वो डीप नीचे की साइड में जाके डिपॉजिट होगा। तो ये सपोज ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी में लोअर पोर्शन में क्या है हमारे, फूट। तो फूट में क्या है, तो ये भी यूरिक एसिड भी क्या है, ग्रेविटी के साथ साथ में या फिर ब्लड फ्लो के साथ में या कि नीचे, सबसे पहले नीचे के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इसलिए टॉफी सबसे पहले कहाँ बनती है, ग्रेटर टो में। ध्यान में रखना, एमसीक्यू बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले गाउट के अंदर टॉफी किधर बनती है, ग्रेटर टो के अंदर देखने को मिलती है। टॉफी किसे कहते हैं, यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन होके एक जगह जमा हो जाना, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, टॉफी। इससे अब क्या एमसीक्यू बनता है, दिस इज द कार्डिनल साइन ऑफ गाउट। ये क्या है, गाउट का कार्डिनल साइन है टॉफी। तो ध्यान में रखना, व्हाइटिश इसके अंदर से फ्लूइड निकलता है। जब इसको अपन इंसिजन लगा के देखते हैं तो व्हाइटिश इसके अंदर क्रीमी कलर का फूड जो फ्लूइड है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तो हो गया सबसे पहला कोज, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसके अलावा और क्या कोज हो सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट। तो देखिए कैंसर ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक सिंड्रोम पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम के अंदर भी क्या होता है, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी आगे जाके गाउट कोज कर देता है। गाउट एक प्रकार का क्या है, आर्थराइटिस कंडीशन होती है। गाउटी आर्थराइटिस हम पढ़ते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, और कैसे फैल सकता है, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज है। यूरिक एसिड का प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो यूरिक एसिड अपनी बॉडी में जमा होता रहेगा, तो उसके भी गाउट फैल सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नोक्चूरिया पेन, ठीक है, नाइट टाइम में जो है वो पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर, बोन्स में, जॉइंट्स के अंदर, मोस्टली कहाँ पे, टो के अंदर। ठीक है, ग्रेटर टो के अंदर सबसे पहले गाउट होता है, तो टो के अंदर उसको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, बर्निंग पेन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नोक्चूरिया पेन देखने को मिलता है। साथ साथ में अगर बाकी के बॉडी सिस्टम भी इसमें अफेक्ट होते हैं तो डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन भी, बॉडी की जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में इरिथेमा, जॉइंट है वो रेडनेस हो जाएंगे, जॉइंट में स्वेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये हो गए कुछ हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसकी, हम किसकी, ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेन हो रहा है तो पेन रिलीवर हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे पेशेंट को। तो पेन रिलीवर में हम क्या देंगे इसको, NSAID। क्या दे सकते हैं इसके अंदर अपन, नेप्रोक्सेन या फिर इंडोमेथासिन। ठीक है, नेप्रोक्सेन या फिर इंडोमेथासिन पेन रिलीवर के लिए हम इसको दे सकते हैं। साथ में इसका इंपॉर्टेंट ड्रग इसके अंदर क्या होती है, कोलचिसिन। यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ है गाउट के अंदर। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस में अपन क्या काम में लेते हैं, कोलचिसिन। तो कोलचिसिन क्या करती है, इनहिबिट ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। देखिए अब ल्यूकोसाइट माइग्रेशन किस किस प्रकार से गाउट कोज करता है। तो सबसे पहले जब क्या होता है, यूरिक एसिड का जॉइंट के अंदर एक्यूमुलेशन होता है, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने की वजह से ये क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट को एक्टिव कर देते हैं।
अब ये ल्यूकोसाइड एक्टिव होके यहाँ पे किस तरह का काम करती है, मैक्रोफेज का, और जो इन्फ्लामेशन वाला जो जॉइंट है उसको और ये ज्यादा आगे हार्म पहुंचाती है। ठीक है, तो ये जो इसका मैक्रोफेजिक एक्शन है इसको ये क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, और साथ साथ में यहाँ पे ल्यूकोसाइड का आना भी बंद कर देगी, क्या, कोल्चिसिन, जिसकी वजह से आगे जाके इसके अंदर जो यूरिक एसिड जो जमा हो रहा है उसके डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पे ये ल्यूकोसाइड आगे जाके उस बोन को भी हार्मफुल करती है। इसलिए कोल्चिसिन क्या करती है, इनहिबिट ल्यूकोसाइड माइग्रेशन, ल्यूकोसाइड के माइग्रेशन को भी ये स्टॉप करती है। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसी मेडिकेशन को स्टॉप करना है जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रोकती है, जैसे स्टॉप मेडिकेशन लाइक थियाजाइड एंड एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन और जो थियाजाइड मेडिकेशन को है इनको क्या करना है, होल्ड करना होता है या फिर लिमिट करना होता है, स्टॉप या फिर लिमिट। ठीक है, इनको क्यों अल्टर किया, क्यों स्टॉप किया इसको, ड्यू टू अल्टर यूरिक एसिड लेवल। ये क्या करती है, यूरिक एसिड को लेवल को अल्टर करती है, उसके साथ छेड़छाड़ करती है, इसलिए इसको क्या करना है, लिमिट करना है, थियाजाइड वगैरह ड्रग्स वगैरह नहीं देनी होती है। नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक इससे भी एमसीक्यू बनता है, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, ये क्या करेगा, री यूटिलाइजेशन करवाएगा, किसका, यूरिक एसिड का। ठीक है, जो यूरिक एसिड एक्सेस है उसका भी ये क्या करवाता है, री यूटिलाइजेशन करवाने में हेल्प करती है, कौन सी ड्रग, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो इसके अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, एलोप्यूरिनोल या फिर फेबुक्सोस्टेट। ठीक है, एलोप्यूरिनोल से एमसीक्यू बना हुआ है, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, जैंथिन ऑक्सीडेज कैटेगरी की ड्रग होती है। एलोप्यूरिनोल ये क्या करती है, रीयूटिलाइजेशन यूरिक एसिड का वापस करती है, जिसकी वजह से आगे जाके डिक्रीज हो जाएगा क्या, यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो गाउट से हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर देखो क्या पूछा आपसे, गाउट इज कंडीशन देट अगर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन किसका होगा, यूरिक एसिड। ठीक है, पूरी कहानी हमने पढ़ ली है किस प्रकार से इसका एक्यूमुलेशन होता है, सब चीज हमने इसका देख लिया है। ठीक है, ऑटो इम्यून भी हो सकती है गाउट की डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून भी हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के अंदर आईएम लगाना है तो कहाँ लगाओगे, ग्लूटियल मसल के अंदर, डेल्टोइड मसल के अंदर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई के ऊपर, या फिर वेंट्रोग्लूटियल के अंदर, कहाँ लगता है बच्चों में, वास्टस लेटरलिस मसल के अंदर लगता है। ठीक है, वास्टस लेटरलिस के अंदर हम क्या लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, तो क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में कहा क्या रहता है, यहाँ पे वास्टस लेटरलिस मसल रहता है, इसलिए यही इसका मोस्ट कॉमन जगह होती है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको हम आईएम लगाते हैं बच्चों में। ग्लूटियस मसल जो है ये एडल्ट के अंदर डीप आईएम लगाने में काम आती है। ठीक है, डीप आईएम किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। और डेल्टोइड के अंदर क्या होता है, आईएम लगता है, इंजेक्शन सबको पता है, बट इसका डोज एक बार कई बार पूछ लिया जाता है, तो 0.5 टू 1 ml तक का अपन जो इंजेक्शन है वो अपन डेल्टोइड मसल्स के अंदर लगा सकते हैं, लाइक जैसे टिटनेस टॉक्सोइड का जो टिटनेस टॉक्सोइड या फिर वैक्सीन वगैरह है, सब डेल्टोइड रीजन के अंदर हम लगाते हैं। ठीक है, बाकी ये वेंट्रोग्लूटियल के अंदर भी अपन डीप आईएम लगाते हैं एडल्ट्स के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, among the following option identify the option which is indicating the toxicity of digoxin, डिजोक्सिन की कौन सा सिम्टम है जो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को बताता है। ऑप्शंस है विजुअल डिस्टर्बेंस, क्रैम्पिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर टेनिटस। क्या आंसर करेक्ट रहेगा इस एमसीक्यू का, तो देखिए डिजोक्सिन काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ड्रग है, जैसे जैसे हो गया अपना डिजोक्सिन, लिथियम, दोनों से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो लिथियम हम फिर कभी अपन देख लेंगे, आज हम बात कर रहे थे डिजोक्सिन के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिजोक्सिन नहीं देके आपको दे सकता था एग्जामिनर क्या,
डिजिटलिस, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो देखिए सबसे पहले इसके अपन बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन से एमसीक्यू बना हुआ है, निमांस के अंदर एक बार एमसीक्यू पूछा हुआ है। सबसे पहले इसका एक्शन कैसा है, पॉजिटिव आयनोट्रोफिक, पॉजिटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट आता है इसका। पॉजिटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट का क्या मतलब हो गया, इंक्रीज फोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। सबसे पहला क्या इफेक्ट हो गया इसका, पॉजिटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इंक्रीज फोर्स एंड स्ट्रेंथ मिलती है किसको, कार्डियक मसल को। इसके बाद में सेकंड इफेक्ट कैसा रहता है इसका, नेगेटिव नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक इफेक्ट। देखिए नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक इफेक्ट में क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, किस तरह काम करता है, नेक्स्ट नेगेटिव ड्रोमोट्रोफिक इफेक्ट। एमसीक्यू इन तीनों लाइंस में बना था, आपको भी मैं समझा दूंगा एमसीक्यू किस प्रकार पूछा हुआ था। तो इसका नेगेटिव ड्रोमोट्रोफिक इफेक्ट का क्या मतलब हो गया, डिक्रीज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए एमसीक्यू पूछा गया था आपसे सिंपल सिंपल कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन में था पॉजिटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट, या फिर नीचे देखो, मतलब कि इन इन तीनों लाइन में से उसने एमसीक्यू बना दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, डिजोक्शन का क्या एक्शन है, पॉजिटिव आयनोट्रोफिक का मतलब क्या हो गया, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन पावर को बढ़ाता है हार्ट की। नेक्स्ट नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक, हार्ट रेट को कम करता है। नेक्स्ट नेगेटिव ड्रोमोट्रोफिक में क्या हो गया, डिक्रीज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, देखिए कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाना और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, लाइक 1 मिनट के अंदर अगर 10 कॉन्ट्रेक्शन आने हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब ये क्या करता है, इस कंडीशन में अगर लाइक क्या हो गया, कौन सी कंडीशन में अपन इसको देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो पॉजिटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट क्या करवाएगा, हार्ट को प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। तो ये क्या हो गया इसका पॉजिटिव आयनोट्रोफिक इफेक्ट, ठीक है। लाइक 1 मिनट में 10 बार होता है, तो ये 1 मिनट में 10 बार कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा उसको। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, नेगेटिव ट्रोमोट्रोफिक, ठीक है। अब नॉर्मल अपनी हार्ट रेट क्या होती है, 60 to 100, ठीक है। अब नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक का मतलब क्या हो गया, हार्ट रेट को ये लेस देन 60 करने में इसका रोल रहता है, इसलिए इसका क्या हो गया, नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक। थर्ड वन क्या है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोफिक, डिक्रीज स्पीड, लाइक 1 मिनट में 10 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं नॉर्मल, तो ये क्या कर देगा, इसकी स्पीड डिक्रीज, कॉन्ट्रेक्शन तो बढ़ाएगा, कॉन्ट्रेक्शन तो हार्ट को पूरा करेगा, ठीक है, बट ये स्पीड कम कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब इसका 1 मिनट में 10 कॉन्ट्रेक्शन आने थे, अभी कितना हो गया, 1 मिनट में 8 कॉन्ट्रेक्शन आए। तो इस प्रकार से इसका एक्शन होता है। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। साथ साथ में हम इसको किस में दे सकते हैं, एट्रियल फ्लैटर और फिब्रिलेशन में। ध्यान में रखना एमसीक्यू बना हुआ है इन दोनों से, आगे भी बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इसका, थेरापेटिक डोज से। थेरापेटिक डोज कितनी होती है, 0.8 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। ये इसकी क्या रहनी चाहिए, थेरापेटिक डोज रहनी चाहिए। आप मोस्ट ऑफ द ड्रग की आपको थेरापेटिक डोज आपको पता होनी चाहिए। लिथियम मैग्नीस लिथियम की और डिजोक्सिन की तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू बनते हैं इससे। अभी हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है, एमसीक्यू बनता है इस चीज से, क्या पूछता है एमसीक्यू, अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी क्या होती है, ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ भी है। तो ये होता है एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। ध्यान में रखना, जीआई डिस्टर्बेंस होता है इसके अंदर। सबसे पहले क्या होगा, जीआई डिस्टर्बेंस में क्या होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग इज द अर्ली साइन। एनोरेक्सिया डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आपको करेक्ट क्या करना है, एनोरेक्सिया, ठीक है। इसके बाद में और क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर,
जेंथोप्सिया, इसका क्या मतलब हो गया? येलो विजुअल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और क्या सिम्टम देखने को मिलता है इसके अंदर? ब्लड विजन। ब्लड विजन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये सीएनएस को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, सीएनएस को भी इफेक्ट में डालती है। साथ साथ में यहाँ पे क्या, ब्लड विजन के साथ में सीएनएस अगर अफेक्ट हो गया तो क्या देखने को मिलता है? मसल्स में वीकनेस भी देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको साइंस सिम्टम आपको पता होने, सिस्टमिक तरीके से चलते जाओ, साइंस सिम्टम आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी से क्या देखने को मिल सकता है हमें? हाइपोकैलेमिया से क्या हो सकता है? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी से आगे जाके हाइपरकैलेमिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है, हाइपोकैलेमिया मतलब क्या हो गया? पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन इन डिजोक्सिन थेरेपी। बहुत हाई लेवल ग्रेड का एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लिथियम के साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है? सोडियम। ठीक है, लिथियम के साथ में सोडियम का इम्बेलेंस होता है, जबकि डिजोक्सिन के साथ में पोटेशियम का इम्बेलेंस देखने को मिलता है। एमसीक्यू पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर अब टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करोगे? एंटीडोट लगा दोगे इसका। एंटीडोट में क्या आता है? डिजोक्सिन इम्यून फैब। ठीक है, इसका एंटीडोट क्या नाम है? डिजोक्सिन इम्यून फैब। ये इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी इसके अंदर? देखिए यहां से भी बहुत एमसीक्यू बनते हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूलना मत। ठीक है, एसेस एपिकल पल्स बिफोर एडमिनिस्टर ईच डोज। ठीक है, ये क्या करती है? हार्ट रेट को कम करती है ना, इसलिए नर्स का क्या रोल है? एपिकल पल्स को यहाँ पे क्या करना है? असेस करना है हर डोज से पहले। तो देखिए एपिकल पल्स एडल्ट में, चिल्ड्रंस में, न्यूनेट में अलग अलग होती रहती है। तो सबसे पहले बिलो 60 अगर एपिकल पल्स आई है तो क्या कर दो? विथ होल्ड कर दो, सर्जन को इन्फॉर्म कर दो। किस में करना है? एडल्ट के अंदर। अगर पेशेंट एडल्ट है और बिलो 60 हार्ट रेट यहाँ पे देखने को मिली है तो ड्रग को क्या कर दो? विदहोल्ड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट बिलो 70 हार्ट रेट आई है तो भी क्या कर दो? विदहोल्ड कर दो। किसके अंदर? चिल्ड्रंस में। एंड बिलो 90 अगर हार्ट रेट यहाँ पे देखने को मिलती है, विदहोल्ड कर दो। किस में कर दो? इन्फेंट के अंदर। ध्यान में रखना, एमसीक्यू यहाँ से भी बने हुए हैं काफी बार, तो आगे आप गलत मत करना प्लीज, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। तो अगर यहाँ पे जो इसका थेरापेटिक डोज से लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो विदहोल्ड करना है एंड देन इन्फॉर्म द एचसीपी को आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। तो अपन ने मोर देन 10 एमसीक्यू इसी एक डिजोक्सिन टॉपिक से आपने सोल्व कर लिया है। अभी अपन मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, डिजोक्सिन जो है वो हाइपोकैलेमिया करवाता है, तो ध्यान में रखना, इससे भी एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, अच्छा इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? Among the following option identify option which indicate the toxicity of digoxin। ऑप्शन में क्या आएगा? विजुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्रैम्पिंग, कॉन्स्टिपेशन और टिनिटस यहाँ पे इतने टॉक्सिसिटी में नहीं देखने को मिलता है जितना विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ठीक है, येलो वगैरह डिस्कलरेशन हो जाता है अपना विजन का, तो ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्रैम्पिंग किसकी डिफिशियंसी में देखने को मिलता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रैम्पिंग आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, और टिनिटस में क्या होता है? यहाँ पे रिंगिंग सेंसेशन आपको फील होता है ईयर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? टिनिटस, ड्यू टू ऑटो स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ड्राई कॉर्निया अकर बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, ड्राई कॉर्निया अगर किसी पेशेंट में हो रहा है तो वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B1 या फिर विटामिन सी। ड्राई कॉर्निया आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एम्स एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है।
ठीक है, ऐसे मत समझना कि वन लाइनर एमसीक्यू है तो एम्स में क्या ही पूछेंगे इसको। एमसीक्यू ऐसे ही पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स के रॉन्ग हो जाते हैं। और 1/3 रहती है क्या, नेगेटिव मार्किंग। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। तो आपको आराम से क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। भले आपको अब टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, तो लास्ट में आपको टाइम नहीं भी मिले, बट आपको क्वेश्चन पूरे 200 आपको पढ़ने चाहिए आराम से। तो देखिए, ड्राई कॉर्निया अगर किसकी डिफिशियंसी की वजह से होगा, सिंपल सा एमसीक्यू है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राई आईज, ड्राई आई या फिर ड्राई कॉर्निया। नेक्स्ट, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, एनीमिया। और विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, थियामिन, थियामिन डिफिशियंसी। थियामिन डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। इसके बाद में विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। बेरी बेरी के साथ में और क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये किस प्रकार की होती है, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी, दो टाइप की होती है। तो ड्राई वाली तो कहाँ अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। वेट किसको करती है, हार्ट कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके साथ में और क्या क्या देखने को मिलता है, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। इनमें देखने को मिलता है वर्निक एनसेफेलोपैथी प्लस कोर्साकॉफ साइकोसिस। जो पेशेंट एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, वर्निक एनसेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि एल्कोहल कंजप्शन करने में क्या होता है, थियामिन का लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डिफिशियंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए आगे जाके ये सब चीज़ें होने हमें पेशेंट को अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो विटामिन से बनते हैं, और बाकी भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं विटामिन से। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, विटामिन का एमसीक्यू आता जाएगा, अपन एमसीक्यू सोल्व करते जाएंगे। इसलिए डेली बेसिस पे हम क्लास अब लाने वाले हैं, तो आप सभी को जरूर इसको कंसिडर करते हुए चलना है, ताकि आपको 1 आवर आपका डेली का इसके अंदर लगेगा, जबकि 1 आवर के अंदर आप मोर देन 100 एमसीक्यू तो आप यहाँ से लेके जाओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, पेशेंट कंप्लेंट्स दैट समवन इज मेकिंग कॉन्स्पिरेसी अबाउट हिम, विच टाइप ऑफ डिल्यूशन इज। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि कोई उसके खिलाफ क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई उसके खिलाफ बातें कर रहा है। तो ये किस प्रकार का डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो देखिए, हम जब पढ़ेंगे साइकेट्री के एमसीक्यू सोल्व करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए 3 टर्म आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली टर्म आपको क्या देखने को मिलती है, डिल्यूजन। दूसरा क्या देखने को मिलता है, हेल्यूसिनेशन। थर्ड वन क्या देखने को मिलता है, इल्यूजन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, ये साइकेट्रिक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो डिल्यूजन का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव। ठीक है, ऐसे पेशेंट को क्या होता है, फिक्स्ड और फॉल्स बिलीव हो जाता है उसको किसी भी लेके। लाइक जैसे ये वाला पेशेंट है, इसको लग गया है कि उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके बारे में, तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है। और झूठा भी हो सकता है कि नहीं कर रहे हैं, बट पेशेंट को लगता है कि कर रहे हैं, तो मतलब पेशेंट इसको फिक्स दिमाग में एकदम कंसिडर कर लेगा कि ये करते हैं, मेरे बारे में बुराइयां करते हैं या फिर जो भी करते हैं। तो इस प्रकार का डिल्यूशन क्या कहलाता है, फिक्स फॉल्स बिलीव, और ये क्या होता है, डिल्यूशन कहते हैं इसको। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, सेंसरी इंप्रेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, पर्सन को कुछ थिंग्स दिखाई देने लग जाती है, या फिर वो मानने लग जाता है कि वो रियल में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, विदाउट रियल में तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट पर्सन को सब चीजें फील होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन हो गया उसको। दूसरा क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है, रियल स्टिमुलस मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लाइक स्नैक को वो क्या बोल रहा है, रोप, या फिर रोप को क्या बोल रहा है, स्नैक। तो मतलब क्या हो गया, इल्यूजन में क्या होता है, रियल स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है, बट उसको मिस इंटरप्रिटेशन करता है। और यहाँ पे कोई रियल स्टिमुलस नहीं है, बट उसको सेंसरी इंटरप्रिटेशन हो जाता है उसको।
नेक्स्ट डिल्यूजन में क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, इनसे एमसीक्यू बनते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा अपन ने समझ लिया इनको। अब देखिए डिल्यूजन का अपन काफी सारे टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि वो कॉन्स्पिरेसी करता है उसके बारे में, तो देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ शक संदेह, जो पर्सन शक संदेह में काम में आता है उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परसिक्यूटरी डिल्यूशन। नेक्स्ट इससे क्या एमसीक्यू बनता है, तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सीन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के अंदर भी टाइप्स होते हैं, उसमें कौन सा टाइप, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पी से पैरानोइड, पी से परक्यूशन, सॉरी परसिक्यूशन, ध्यान में रखना है, मैंने ऐसे ही लर्न किया था इसको। तो पी से पैरानोइड, पी से परक्यूशन, परक्यूशन में क्या होता है कि, या परसिक्यूशन में क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसके बारे में शक संदेह किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। देखिए पढ़ने का तरीका होता है, अगर आपको कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आप सबसे पहले मीनिंग निकालिए, ठीक है। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी। इन लग गया मतलब अब वो पर्सन है उसके लिए ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी क्या कहता है, माई हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर उसका कोई भी फ्रेंड, वो उसके लिए वो क्या है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उसके लिए वो लॉयल नहीं है अभी। तो ये क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप के अंदर। तो ये कौन सा हो गया, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मतलब क्या हो गया कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, नो एग्जिस्टेंस, ठीक है, सिंपल मीनिंग है नो एग्जिस्टेंस। तो पेशेंट सेज वर्ल्ड इज नॉट एग्जिस्टिंग, दुनिया अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करता है वो। तो ये क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया, ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, पावरफुल, पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो पेशेंट सेज आई एम गॉड, पेशेंट सेज लाइक आई एम गॉड, ठीक है, मुझे सब पता है, मैं ही गॉड हूँ। तो खुद को पावरफुल फील करता है ये पेशेंट। तो ये सब किसमें देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। टाइप्स बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं डेल्यूजन के, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी की सिजोफ्रेनिया को अपन जब सिजोफ्रेनिया का क्वेश्चन आएगा तब अपन ब्रीफली समझ लेंगे। मैं आपका मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले इस तरीके से। प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लासेस कैसे चल रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच कंपोनेंट इज फाउंड इन लीस्ट क्वांटिटी इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा कंपोनेंट जो है वो लीस्ट क्वांटिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है, कैल्शियम, विटामिन डी, आईजीए या फिर फोलेट। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क या फिर ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि आपसे एमसीक्यू पूछेगा तो वो ह्यूमन से रिलेटेड ही पूछेगा, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड नहीं आएगा एमसीक्यू आपके एग्जाम में। तो कौन सा एलिमेंट है वो कम पाया जाता है, तो विटामिन डी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मिलता है, बट वो लीस्ट अमाउंट के अंदर मिलता है, ठीक है, उसका एक्सेसिव नहीं मिलता है। इन सब का विटामिन डी से ज़्यादा मिलता है, जबकि विटामिन डी का कम मिलता है। अपना आंसर क्या हो गया करेक्ट, विटामिन डी। तो विटामिन डी रिचेस्ट सोर्स क्या है, वेजिटेरियन के लिए तो क्या है बेचारे के लिए, सनरेज। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए क्या हो सकता है, टूना फिश या फिर मशरूम। तो वेज वेज और नॉन वेज में दोनों में, वेजिटेरियन में भी काम में आती है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स में क्या आ जाएगा, सनरेज और फिश, ठीक है। फिश में कोड लिवर ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें आगे देखने को मिल सकती है। अब बताइए कि आपसे एमसीक्यू और पूछ लिया जाए कि 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में कितना विटामिन डी रहता है। आपसे ये एमसीक्यू अगर पूछ लेते हैं तो कितना रहेगा,
3 इंटरनेशनल यूनिट, ओनली एंड ओनली 3 इंटरनेशनल यूनिट, इसलिए इसको लीस्ट क्वांटिटी कंपोनेंट बताया गया है। इसके बाद में देख लीजिए, कैल्शियम भी प्रेजेंट रहता है, IgA, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, ध्यान में रखना, MCQ ये भी पूछा हुआ है। आयरन भी मिलता है ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी कितना रहता है 100 ml, तो ये एनर्जी देता है 65 to 75 kcal पर 100 ml, ठीक है। इतना तक ये हमारे क्या करना है, 100 ml अगर कोई मिल्क इंजेक्शन करता है तो उसको 65 to 75 kcal के रूप में हमारे एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट, शुगर कौन सी फॉर्म में मिलती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, लैक्टोज। कैल्शियम कितना मिलता है ब्रेस्ट मिल्क में, 25 to 35 मिलीग्राम पर 100 ml। नेक्स्ट, प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी देखने को मिलती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, कैसिन प्रोटीन, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज हैं जो ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड है, एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं, छोटे एग्जाम्स में, और इवन एम्स, पीजीआई, जिपमेर, निमहांस जैसे ऐसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच इज स्प्रेड वाया फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से कौन सा हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फीको ओरल रूट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वन बाय वन अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये वाला एमसीक्यू भी, ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस ए जो है वो किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से। अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, हेपेटाइटिस ए। दूसरा, हेपेटाइटिस बी का जो रूट है ट्रांसमिशन का वो कैसा है, पेरेंट्रल, और नेक्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस सी का रूट क्या है, पेरेंट्रल। हेपेटाइटिस डी का क्या है, पेरेंट्रल एंड सेक्सुअल रूट। एंड हेपेटाइटिस ई का क्या है, फीको ओरल रूट। तो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ई क्या है, दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। नेक्स्ट क्या एमसीक्यू बनता है, हेपेटाइटिस ई डेंजरस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर किसी प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस ई अगर होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, ठीक है। डेंजरस होता है ये प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस, ठीक है। दूसरा, हेपेटाइटिस डी उन्हीं पेशेंट को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी हो, किसी को हो रखा होता है, उन्हीं पेशेंट में ये हेपेटाइटिस डी देखने को मिलता है। अब क्या एमसीक्यू बनता है इनसे, इंक्यूबेशन पीरियड से इनके अब एमसीक्यू बनता है। तो देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड अपन वन बाय वन देख लेते हैं। एमसीक्यू बनता है तो 15 to 45 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, एंड 45 to 160 डेज तक का इसमें इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। हेपेटाइटिस सी में कितना रहेगा, 15 to 150 डेज, एंड हेपेटाइटिस डी में कितना रहता है, 30 to 60 डेज इसमें रहता है, एंड हेपेटाइटिस ई में 15 to 60 डेज के इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए अपन इफेक्टिव सैनिटेशन, इसमें भी इफेक्टिव रखेंगे किसको, सैनिटेशन को, क्योंकि फीको ओरल रूट से हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों में अपन क्या काम में ले सकते हैं, साथ साथ में वैक्सीनेशन हम इसमें काम में लिया जा सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन भी लगती है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी इज कॉल्ड, अगर किसी हमारी बॉडी में बोन डेंसिटी अगर डिक्रीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सिंपल सा एमसीक्यू है, अगर बोन डेंसिटी कम हो रही है तो मतलब क्या हो गया, बोन जो है वो पोरस हो गई है। पोरस मीन्स क्या होता है, स्मॉल होल्स, ठीक है। ये अपनी बोन है तो यहाँ पे बहुत ही टाइनी यहाँ पे होल्स देखने को मिलते हैं, मतलब क्या हो गई, बोन पोरस हो गई है। पोरस मीन्स अपने खोखली हो गई अंदर से, तो इसकी वजह क्या हो गई, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बाकी ऑस्टियो मलेशिया, ऑर्थो आर्थराइटिस, रिमोटेड आर्थराइटिस, हम इनके स्पेशल एमसीक्यू लेके आएंगे जो एम्स में पूछा हुआ है, उस टाइम पे हम इनको ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो जरूर आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हम डेली बेसिस पे टिल नोट सेट क्लास लेके आएंगे, साथ साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करा जा रही है। उसमें अपन ने मोर देन 120 जो है वो टेस्ट है वो हमने कंबाइंड किए हैं नोट सेट के लिए, जो कि काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे। उसमें हमने 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, तो एकदम उसका पैटर्न हमने एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रखा है। तो आप ज़रूर उसको एक बार चेक कर सकते हैं। प्राइस हमने उसकी एकदम अफोर्डेबल रखी है, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट है, हम भी कभी प्रिपरेशन करते थे, हमें भी पता है कि भाई किस प्रकार से स्टूडेंट है वो स्ट्रगल करता है पढ़ाई के टाइम पे। तो अफोर्डेबल हमने प्राइस रखी है, तो आप अगर जो भी उसको भी कंसिडर कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में। थैंक यू।